So I will first start by giving my introduction. This was my fourth attempt, and my option was sociology. And I am a working professional. I am currently working in a private company called EXL as a data science consultant. And this journey has been filled with ups and downs. I have failed in prelims also, mains also, and this was my first interview, and I succeeded with 290 rank. आंसर राइटिंग फॉर्म्स अ वेरी क्रूशियल रोल हमारी पूरी प्रिपरेशन में. तो हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पे अभी बात करते हैं. अब आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट नहीं करनी है. आप पहले अपना जो फर्स्ट फेज ऑफ 3 मंथ का जो टाइम पीरियड था उसमें आप अपना कंटेंट बिल्डअप कीजिए. अपने आप को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज से आप अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और तब ही आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए. अब जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो एक तो है कि आप उसमें कंटेंट क्या लिखते हैं और दूसरा है कि आप उसमें प्रेजेंटेशन उसकी कैसे रखते हैं. अब जब कंटेंट की बात होती है तो यूपीएससी की नोटिफिकेशंस में कुछ कुछ की टर्म्स भी लिखी हुई हैं जो हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे यूपीएससी की जो मार्किंग है वो किस पे बेस्ड है, तो बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो आपकी कंटेंट में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन समझ आया है. तो आपकी जो डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की वो वहाँ पे दिखनी चाहिए. एंड देन सेकेंड थिंग इज आपका जो ओवरऑल एबिलिटी टू एनालाइज है, एनालाइज करने की जो हमारी एबिलिटी है. तो अगर हमें क्वेश्चंस में दिया है कि ये वाला कोज है किसी चीज़ का, तो क्या हम बता पा रहे हैं, क्या हम उसको एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि सच में इस चीज़ की वजह से ये कोज हो पा रहा है. तो हम कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं है. तो ये भी हमारा क्वेश्चन के कंटेंट में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए. दूसरा है हमारा जो आंसर है उसमें ओवर इन्फॉर्मेशन ना हो करके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो ओवर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं करनी है, हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही अपने आंसर्स में लिखना है. जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमारा ऑप्शनल की नॉलेज है वो हम जीएस सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं जो कि हमें कई बार बैकफायर करती है. तो वो चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं. फिर दूसरा कंटेंट में आपको मल्टी डायमेंशनल रहना है. तो मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि आपका जब कंटेंट पे आप ध्यान दें तो आप अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाएं, सभी डायमेंशंस को वो कवर करें. दूसरा उसमें एग्जाम्पल्स हो, रेलेवेंट डेटा, फैक्ट्स ये सब हो और क्वेश्चन की डिमांड को वो एड्रेस करें. तो हम इसके लिए मैं अपनी टेस्ट कॉपीज भी आपके सामने दिखाना चाहूँगी. तो सो आई गोट अराउंड 97 मार्क्स इन GS3. So I think I can tell you about GS3 how to approach this paper. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द कोज ऑफ इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं. सो कोज ऑफ इनअफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लाभ की दिखाते हैं कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं. फिर मैंने साथ साथ में इसमें डेटा को भी काफ़ी ज़्यादा हर एक पॉइंट में कोशिश की है कि मैं डेटा को यहाँ पे दे पाऊँ. तो जैसे यहाँ पे 6% मैंने दिया है यहाँ पे डेटा. एंड देन अगर आप देखें 4% जो हमारी CRR है तो ये वाला भी आप पॉइंट दे सकते हैं. और साथ ही साथ इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो जैसे 90% हमारी वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में है तो ये वाला डेटा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सो ये वाली इन सभी चीज़ों से आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आप जब भी पॉइंट लिखिए तो आप उसको सब्सटेंशिएट करें और आपके जो पॉइंट्स हो वो डाइवर्स हो. जैसे यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की, फिर यहाँ पे मैंने CRR की बात की है, फिर ऊपर मैंने जो बैंक ब्रांचेस जो हमारा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की है. तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हम डाइवर्स एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं और डाइवर्स पॉइंट्स लिखने हैं और अपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है. फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है मेजर्स टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन, वो मैंने यहाँ पर लिखा है. और यहाँ पर भी जो हमारी करंट से जो हम प्री के लिए
जो हम स्कीम्स याद करते हैं, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो आप बहुत अच्छे से इकोनॉमी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पीएम जनधन स्कीम को डाला है और इसमें 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो भी आप फैक्ट अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई, तो आप ये जो प्रैक्टिकल जितना आप रखेंगे इकोनॉमी के पेपर को, उनसे रिलेटेड आप फैक्ट और एग्जांपल्स रखें अपने, और फिर आप अपना छोटा सा इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट यहाँ पर और 5 पॉइंट ऊपर, तो 10 पॉइंट से आप अपना आंसर इसमें कर सकते हैं। नाउ एक और मैं आपको साइंस बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। तो अभी जीएस 3 में मैं एक और चीज़ पॉइंट करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट की डिमांड को समझते हुए अपना प्रिपरेशन करें। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ कुछ हमें टेक्निकल की टर्म्स को यूज़ करना होता है, तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर अपने क्वेश्चन में रखनी है। जैसे अभी अभी पहले एक और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगी आपको। So this question says कि Indian irrigation system is characterized by high level of inefficient water use. Elaborate. अब इसमें आपको ये इस्टेब्लिश करना है अपने पूरे आंसर में कि कैसे हम बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन में वाटर को। तो सबसे पहले इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया कि हम कितना वाटर यूज़ करते हैं और कंपैरेटिवली चाइना कितना वाटर यूज़ करता है। तो आप इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज जो बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हैं। फिर हम डायरेक्ट सब हेडिंग्स मैंने क्वेश्चन से उठा लिए, हाई लेवल ऑफ हाई इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन एंड नाउ स्टार्ट गिविंग द पॉइंट्स। आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं दिखाने के लिए कि आपकी वाटर अवेलेबिलिटी कितनी कम हो गई है। फिर इसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वाटर की प्रोडक्टिविटी क्यों लो है, फ्लड इरिगेशन की हम टेक्निक यूज़ करते हैं जो इनएफिशिएंट है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम यूज़ करते हैं, पंजाब का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप इसमें रेन फेड इरिगेशन जो है पुअर फार्मर्स के लिए क्यों ज़रूरी है वो, और क्यों वो उसी पर डिपेंड है, वो आप एग्जांपल दे सकते हो। और फिर हमें मेजर्स, तो हमेशा अगर क्वेश्चन आपको कोई चैलेंज बता रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन भी देना है, जिससे आपका पॉजिटिव अप्रोच दिखे और आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन के रूप में दिखें। और फिर मेजर्स में आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका ही एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन या कृषि सिंचाई योजना है, या एमएसपी रेजिम को हम रिवैम्प कर रहे हैं जिससे हम राइस और वीट पर ही डिपेंड ना रहें, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। और फिर आप जब कंक्लूड करें तो आप ऐसे की टर्म्स जो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी या करंट अफेयर बुकलेट से मिल जाएंगी, आप वहाँ से इनके जो की टर्म्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपना पूरा आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। सो आप ये पूरी आंसर्स और भी टॉपर के आप आंसर्स को इसी तरीके से देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन की डिमांड को समझा है और कैसे उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, और कौन से उन्होंने की टर्म्स यूज़ किए हैं, क्योंकि जो की टर्म्स होते हैं वो आपको कम शब्दों में आपका बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चन का पूरा मीनिंग बता सकते हैं उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। अभी एक साइंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो जीएस 3 में जो साइंस के क्वेश्चंस हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने ये ध्यान रखिए कि जो की टर्म्स है साइंस की वो आप यूज़ करें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में कंसेप्ट इसका पूछा है। तो अगर हम इसका पूरा कंटेंट ही रेडी नहीं करेंगे तो हम आंसर जनरलाइज लिख देंगे और फिर हमारे जो स्कोर है वो भी कम आएगा। तो मैं साइंस एंड टेक के स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आपके कुछ एक तो सिलेबस के ही हमारे कीवर्ड्स हैं उन पे आपको प्रिपेयर करना है, और उसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि हर साल जो करंट अफेयर बुकलेट्स हैं वो जो एंड में निकलती हैं, कि अगर उनमें कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल रिसेंट है, जैसे भारत स्मॉल रिएक्टर्स जो है वो एक काफ़ी करंट का टॉपिक था 2024 के लिए, तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो साइंस एंड टेक में हो रहा है देश और दुनिया में। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे अपना एक A4 शीट का कंटेंट प्रिपेयर करके रखें। आप इसमें फिर वहाँ से अगर आपका प्रिपेयर रहेगा तो आप बहुत ही अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे।
तो ये चीज़ आप जरूर रखिए, अदरवाइज हम जनरलाइज आंसर लिख देते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में, विच जो थोड़ा बैकफायर करता है। तो आप सबसे पहले इसमें जैसे भारत स्मॉल रिएक्टर के बारे में बात की है, तो मैंने इसको डायरेक्ट इसका करंट अफेयर से ही लिंक करके इंट्रोडक्शन दिया है कि नई स्कीम है जो क्या बनाना चाहती है और इनका डेफिनेशन क्या है। तो मैंने डेफिनेशन और करंट अफेयर पूरा दोनों को मिक्स करके एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है। फिर यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट था, क्योंकि इसमें कंसेप्ट के बारे में पूछा है कि कंसेप्ट आप इसका बताइए, तो यहाँ पर मैं इसका कंसेप्ट के बारे में बताया है। फिर यहाँ पर आप डिफरेंट पॉइंट्स दे सकते हैं, साथ साथ में आप उसका एग्जाम्पल रखें कि टाइम एंड कॉस्ट, कि इसका कंसेप्ट क्यों है, क्यों ये हमें चाहिए और क्यों हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ का जब भी आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप उसका व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब जो क्वेश्चंस है वो अपने नोट्स में जरूर एड्रेस रखें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का कोई भी डायमेंशन आए तो आप उसको एड्रेस कर पाए अच्छे से। और फिर इसके बाद इंडिया की एनर्जी चैलेंज को वो कैसे एड्रेस कर रहा है, उसमें भी आप डिफरेंट डेटा यूज कर सकते हैं कि वो कैसे हमारे 80% ऑफ ऑयल पे हम डिपेंड है, और अगर हम रिएक्टर्स पे जाते हैं तो वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम नेट जीरो बाय 2070 बोलते हैं, तो ये इन्वायरमेंट का कंसेप्ट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि आप इंटर सब्जेक्ट की नॉलेज भी अपने आंसर्स में रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी को हम मल्टी डायमेंशनलिटी बोलते हैं, कि आप अपने आंसर्स में अलग अलग डायमेंशन से अपने आंसर्स को लिखें। एंड देन फिर आप इसको आत्मनिर्भर इन एनर्जी करके, जो एक की टर्म है काफ़ी फेमस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए, और जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, मेंस की नोटिफिकेशन में जो दिया है कि यूपीएससी की मार्किंग किस बेस पे होती है, जिसमें कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, आपकी एबिलिटी टू एनालाइज है, दूसरा कितना आप रेलेवेंट लिखते हैं अपने आंसर को। तो ये सभी चीजें अगर आपके आंसर्स में होंगी तो आपको उतने ज्यादा इसमें मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये आप कर सकते हैं। सो दिस वन वाज अबाउट हाउ व्हाट टू राइट इन द कंटेंट। एंड नाउ अनदर थिंग इज द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में मोस्टली हम इंट्रोडक्शन बॉडी का ही, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन का फॉर्मेट यूज करते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन का तरीका है वो आपको क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता हुआ दिखे। वो जितना ज्यादा क्वेश्चन किससे रेलेवेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा।